हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। जैसा कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं 10 के पहुंच चुके हैं आज हम। और इसके लिए हमसे ज़्यादा आप लोग सपोर्ट किए हैं हमको, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। जहाँ पे 10 के है वहाँ 10M होना चाहिए। उस दिन हम लोग पार्टी करेंगे बहुत जम के। और बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद, क्योंकि बहुत अच्छा लगा। अभी फ़िलहाल में हम बहुत दिनों से काम इस पे बंद किए हुए थे और फिर भी ये चैनल यहाँ तक पहुँच गया, हमको बहुत अच्छा लगा। इस बधाई के पात्र आप लोग बहुत ज़्यादा हैं भाई। हमारे वर्क हैं या नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा आपका सपोर्ट रहा और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहिए, जिससे कि 10M तक हम जल्द ही पहुँच जाएँ। और आज हमने अपने वीडियो पे मतलब हमारे चैनल पे लगभग 200 के ऊपर वीडियो भी पहुंच गए हैं और 6 लाख के ऊपर व्यूवर हमारे हो चुके हैं। तो अच्छा लगता है कि इतने बढ़ चढ़ के लोग भाग लेते हैं और सपोर्ट करते हैं। एक जूलॉजी सब्जेक्ट मात्र हम चलाते हैं इसके लिए। तो ऐसे ही आप लोग बने रहिए और जितना शेयर कर सकते हैं प्लीज़ चैनल को शेयर किया करिए, लाइक ज़रूर दबाया करिए, जिससे क्या होता है कि हमको मोटिवेशन मिलता है। प्लस यहाँ पे हम आपको अभी ये सिलेबस जो MGKBP की फिर से सुन लीजिए। ये सिलेबस यहाँ पे BSc फर्स्ट ईयर की MGKBP महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से जुड़े हुए जितने कॉलेज हैं और MGKBP के लिए है। और भी कॉलेजेस के अगर आप कमेंट करेंगे तो हम ज़रूर आपको सिलेबस देंगे, लेकिन याद रखिए ये MGKBP का है, क्योंकि यहाँ पे सेमेस्टर वाइज इस बार से किया गया है। सभी जो इससे कंडक्ट होंगे कॉलेज, सबको सेमेस्टर ही अब पढ़ना होगा। लेकिन क्या है यहाँ पे ये याद रखिएगा कि ये फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन इस बार लिए हैं उनके लिए है। अब सेकेंड ईयर में भी वो जाएंगे, थर्ड ईयर में भी जाएंगे, तो उनको सेमेस्टर का ही सिलेबस फॉलो करके और सेमेस्टर रूल से ही पढ़ना होगा। लेकिन जो अब थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर में है, वे बच्चे पुरानी सिलेबस को ही पढ़ेंगे। जो पहले सिलेबस था वहीं उनका आज भी सिलेबस है, इसलिए वो लोग उसी सिलेबस को पढ़ेंगे। कहेंगे तो उनका भी सिलेबस हम अपडेट कर देंगे। और ये जिसके पास जा रहा है वीडियो, प्लीज़ सबके पास शेयर करके पहुंचाइए, जिससे हमारे पास फर्स्ट ईयर के बच्चे, अब क्लास स्टार्ट होगा फर्स्ट ईयर का भी, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का हम देते रहेंगे। और जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के टॉपिक हुए हैं नहीं हुए हैं, हम फिर से न्यू अपडेट करके सारे वीडियो को देंगे। इसलिए चैनल पे जितने लोगों को जोड़ सकते हैं जोड़िए। फर्स्ट ईयर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़िए, क्योंकि यहाँ पे ये जो सिलेबस बदला हुआ है, पहले क्या होता था कि वो पुराने 10 साल से जो पढ़े हुए, 2009 से विद्यापीठ BSc लॉन्च किया था तब से लेके आज तक वही पुरानी नोट्स, वही पुराने सब कुछ पड़े हुए थे। अभी तो इसका बुक भी आप लोग ढूंढेंगे तो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि कंबाइंड अभी नहीं मिल पाएगा। लेकिन हम इसके लिए भी जल्द ही आप लोगों को एक ऑफ़र देने वाले हैं, तो इसलिए चैनल पे जितने लोगों को जोड़ सकते हैं जोड़िए। और फिलहाल में ये सिलेबस हम आपको बता दें कि जो फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना है, क्योंकि 3 साल की BSc होती है, आप जानते हैं। ये 2021 का जो RTE एक्ट के तहत रूल बना है, उसके तहत ये सिलेबस में परिवर्तन और वही रूल के तहत पढ़ाई अब चालू होने वाली है सबकी। तो अगर जो BSc में फर्स्ट ईयर खाली पढ़ के निकल जा रहा है, उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। ये एक सर्टिफिकेट की डिग्री दी जाएगी मेडिकल के लिए। देन उसके बाद जो सेकेंड ईयर में रहेंगे, सेकेंड ईयर में जो रहेंगे उनको डिप्लोमा की दी जाएगी। और जो तीनों साल BSc करके निकलते हैं उनको बैचलर की डिग्री दी जाएगी। तो ये एकदम समझ लीजिए अच्छे से। पहले क्या होता था, जब तक आप 3 साल की BSc कंप्लीट नहीं करते थे मान्य नहीं होता था, लेकिन अब इसको भी मान्य किया जाएगा। जो फर्स्ट ईयर में पढ़ के निकलेंगे, जो सेकेंड ईयर में पढ़ के निकलेंगे, जो थर्ड ईयर कर लेते हैं उनको तो बैचलर की मिलती ही है। देन एक बात और कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जो ये सिलेबस है, ये आपके नेट के नज़रिए से भी बहुत अच्छा हो चुका है। पहले क्या था कि बहुत सिलेबस घास-पास था, लेकिन अभी सब कुछ क्लियर करके अलग अलग करके दे दिया गया है। और BSc फर्स्ट ईयर में आपको फ़िलहाल में 2 सेमेस्टर पढ़ने हैं। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर आपका BSc फर्स्ट ईयर में हो जाएगा। BSc सेकेंड ईयर में भी 2 सेमेस्टर, जहाँ पे आपको थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर पढ़ना होगा। BSc थर्ड ईयर में आपको 2 सेमेस्टर, जहाँ पे आपको फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर पढ़ना होगा। सेम एज जो सिलेबस यहाँ पे आप देख रहे हैं वैसे ही कहेंगे। अगर कमेंट करेंगे फर्स्ट ईयर के बच्चे, तो उनको बॉटनी और केमिस्ट्री का भी हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल में इस सिलेबस को देख लेते हैं। और MGKBP के साइट पे अब ये सिलेबस अपडेट हो चुका है, जाके आप लोग देख भी सकते हैं। हम इसीलिए जानबूझ के नहीं अभी तक सिलेबस दे रहे थे, क्योंकि हम जानते थे बच्चे में बहुत कन्फ्यूजन होता है और बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में हैं, वो बहुत परेशान होंगे। परेशान होने की बात नहीं है। इस सब का नोट्स, वीडियो सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे अपने चैनल पे। आइए आप लोग जुड़िए जितना जुड़ सकते हैं। तो पहले हम बताना चाहेंगे कि ये फ़िलहाल में देख लीजिए,
बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है, फर्स्ट ईयर सेमेस्टर भी फर्स्ट है, ये भी याद रखिएगा। जो आपकी ये जूलॉजी है, यहाँ पे जूलॉजी में, बॉटनी में और केमिस्ट्री में 100-100 नंबर तीनों के होंगे। आई मीन एक सेमेस्टर 300 नंबर, दूसरा सेमेस्टर 600 नंबर। पहले भी यही होता था, पहले एक साथ 600 नंबर कर दिया जाता था। आई मीन जूलॉजी में 200 नंबर, बॉटनी में 200 नंबर और केमिस्ट्री में 200 नंबर, जहाँ पे 150 नंबर होते थे। 50-50 नंबर के 3 पेपर होते थे और 50 का प्रैक्टिकल होता था। वहीं पे अब क्या किया गया है कि यहाँ पे 75 नंबर का थ्योरी आपका रखा गया है, 25 नंबर का प्रैक्टिकल। अगर इसको जोड़ दिया जाए तो सेम एज हो जाएगा पिछले की तरह। तो आपको 100 नंबर जूलॉजी में, 100 नंबर बॉटनी में, 100 नंबर केमिस्ट्री में, 300 नंबर के फर्स्ट सेमेस्टर और ऐसे ही सेकंड सेमेस्टर, आई मीन मिला के 600 नंबर का हो गया। ऐसे ही आप थर्ड ईयर तक जाएंगे तो 1800 नंबर का आपका पूरा बीएससी होता है। ये तो क्लियर हो गया। देन हम आते हैं अपने सिलेबस की तरफ। यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो थोड़ी एक्स्ट्रा बढ़ाई गई हैं जिससे आप लोगों को जानकारी बढ़ सके, प्लस नेट की सिलेबस से मैच करता हुआ है। अगर आप लोग नेट को देखे होंगे, नेट के सिलेबस को, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं जाके, उससे बहुत सी चीज़ें मैच करती हुई और आपके सिलेबस को बहुत ही निखारा गया। ये कह सकते हैं कि आपकी पढ़ाई को अगर वैसा टीचर आपको मिल जाए तो समझ लीजिए कि ये सिलेबस बहुत ही निखार के दिया गया है। जैसे स्पेशली आपको एक सेमेस्टर में अगर साइटोलॉजी की जानकारी मिल जाए, अगर आपको साइटोलॉजी की जानकारी मिल रही है तो अच्छी बात है ना, कि पूरी साइटोलॉजी के लिए आप 3 से 4 महीने दे रहे हैं, अच्छे से पढ़ लेंगे। देन जेनेटिक्स पढ़ेंगे, इन्फेक्शस डिजीज़ जो थर्ड ईयर में हुआ करता था ये फर्स्ट ईयर में आ गया बस। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे ये हो गया साइटोलॉजी, देन इसके बाद आपकी जेनेटिक्स और इसके बाद इन्फेक्शस डिजीज़। अब ये हम सिस्टम से अगर हम देखें कि क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, तो यहाँ पे हमने ये दिया है ना, आप इसको देख सकते हैं। ये हमारा है आपका ये हो गया 25 नंबर का प्रैक्टिकल है और 25 नंबर का प्रैक्टिकल, देन 75 नंबर का आपका हो गया थ्योरी। क्लियर। और इसको देख के आप लोग कंफ्यूज होंगे, ऐसा इसमें कुछ भी कंफ्यूजन की बात नहीं है बेटा। अब आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें कैसी करनी है, आवर्स के अनुसार डिवाइड किया गया। जैसे टोटल नंबर ऑफ लेक्चर 60 लेक्चर दिया गया। अरे भैया, जो टीचर है 60 की जगह हो सकता है कोई 6 लेक्चर में कंप्लीट कर दे। अगर बच्चे वैसे मजबूत मिल गए, भाई पढ़ने वाले बच्चे हैं, काहे नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है 60 के बदले 80 भी हो सकता है। भाई कोई टीचर अच्छा समझाते समझाते टाइम लग जाता है तो 60 की जगह 80 भी हो सकता है। लेकिन बहुत इसमें घबराने की बात नहीं है, आपका सिलेबस दी बेस्ट कर दिया गया है। जैसे कि अब हम बात करेंगे यहाँ यूनिट फर्स्ट, टॉपिक फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट पे अगर हम आए तो पहले क्या हुआ करता था कि आपको जो 4 यूनिट एक पेपर में पढ़ना पड़ता था, यहाँ पे अब क्या करना है कि आपको एक ही जूलॉजी की पेपर देने हैं थ्योरी में। एक सेमेस्टर में एक ही पेपर आपको देना है थ्योरी के लिए, और इसी को 75 नंबर रख दिया गया है। प्लस यहाँ 8 यूनिट की गई है। पहले एक पेपर में 4 यूनिट 50 नंबर का होता था, लेकिन यहाँ पे अब 75 नंबर का होगा और आपको 8 यूनिट के अंतर्गत पढ़नी है। अब यूनिट में आप लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो पहली पॉइंट आपकी है, ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं सेल के बारे में, और पूरा डिटेल हम पढ़ाएंगे हमारे वीडियो पे। अगर आप लोग जुड़ेंगे, जितने नंबर में आप फर्स्ट ईयर वालों को जोड़ सकते हैं जोड़िए, क्योंकि ये क्लियर आप लोग जान लीजिए कि जो इंटर बायोलॉजी से बच्चे निकलते हैं, 17-18 लाख बच्चे भरते हैं फॉर्म, नीट का भरते हैं, वहाँ पे 30 से 35 हज़ार चले जाते हैं एमबीबीएस के लिए, आई मीन जो मेडिकल के लिए चले जाते हैं। बाकी जो बच्चे बचते हैं, क्या वो 16 लाख बच्चे, 15 लाख बच्चे इधर से उधर खाली ही बैठेंगे? नहीं, उसमें से बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, मिनिमम अगर हम माने तो 5 लाख बच्चे भी तो बीएससी के लिए आते होंगे। तो बीएससी वाले बच्चों को हम देखते हैं कि सारा मैटर प्रोवाइड नहीं किया जाता, वो इधर से उधर कोचिंग में भटकते हैं, कॉलेज में थ्योरियाँ चलती हैं। मे भी जो अच्छे कॉलेज में वहाँ तो लेक्चर वो पा जाएंगे, लेकिन सच बता दें अभी इस बार जो होने वाला है, बहुत से बच्चे तो इसी नोट्स के लिए बहुत परेशान होंगे, क्योंकि पुराने घिसे पीसे नोट्स, जो पुराने टीचर होंगे वैसे टाइप के टीचर जो डिग्रियां लिए होंगे खाली, वो उसी पुराने घिसे पीसे नोट्स को रगड़ रहे थे, लेकिन अब वो फंस गए होंगे। उनको तो पहले 2 महीना सिलेबस ही रिवाइज करने में लग जाएगा, इसको समझने में कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ अगर हम बताएं तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल है। यहाँ सेल ऑर्गेनेल के बारे में हमको पढ़ना है। फिलहाल में पहली जो हमारी पॉइंट स्टार्ट होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें आपको इसके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में देखना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख ही रहे हैं, प्लस इसके केमिकल स्ट्रक्चर, जहाँ पे लिपिड और प्रोटीन से बने होते हैं, वो सारे पार्ट हम 1 बाई 1 आपको एक एक करके टॉपिक
ये यूनिट स्टार्ट करेंगे तो इसके एक एक टॉपिक को डिस्कस करके आपको दिखाएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है अगर आप लोग जुड़ेंगे। देन है सेल सेल इंटरेक्शन। भाई सेल सेल इंटरेक्शन की अगर हम बात करें, ये सेकेंड पॉइंट हो गई। इसमें क्या है, सेल अधेशन मॉलिक्यूल्स एंड सेलुलर जंक्शन, दो दो इसमें पॉइंट पढ़ने हैं आपको। भाई इंटरेक्शन क्या होता है, जैसे अभी क्या है कि दो पार्टिकल अगर हैं उनको जोड़ने के लिए क्या चीज़ों की नीड होती है और ये कैसे जुड़ते हैं, इनका क्या रोल होता है, इसी चीज़ को हमको इससे सेल इंटरेक्शन में पढ़ना है। दो सेल जब कैसे, जैसे भैया कोरोना वायरस क्या था, एक सेल था और वो हमारे बॉडी से कैसे इंटरेक्ट हो रहा था, ये कहानी यहाँ समझ जाएंगे। देन इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट जो इसमें है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। भाई इसमें कुछ इंडो होगा, कुछ एक्सो मेम्ब्रेन सिस्टम होगा, तो उस चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग है, फिर इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। एक सीधे शब्दों में हम आपको बता दें, अगर हम अपने बॉडी को सेल मान लें, अपने बॉडी को सेल मान लें, तो जो हम ओमिट कर देते हैं ये होता है एक्सोसाइटोसिस। ऐसे ही सेल जब अपने पार्टिकल से कुछ चीज़ों को निकालते हैं उसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। ये हम सारी चीज़ें अपने डिस्कस करेंगे वीडियो में, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग। हमारे अकॉर्डिंग तो सिलेबस बहुत अच्छा बना है बच्चे, बस इस पर आप लोग अपडेट रहिएगा और जैसा सपोर्ट करना चाहते हैं करिए, लाइक शेयर और कमेंट करते रहिएगा। जो भी क्लास आपको चाहिए उसके लिए कमेंट भी करते रहिएगा, हम सब कुछ प्रोवाइड करेंगे बेटा, यहीं पे प्रोवाइड होगा, सारी चीज़ प्रोवाइड होंगी। देन हम दूसरे यूनिट की बात करते हैं, तो यहाँ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये पॉइंट आप देख रहे हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल। सेकेंड, सेल ऑर्गेनेल फर्स्ट वहाँ पे था, अभी ये सेकेंड की बात हो रही है। ये पॉइंट अगर हम बात करें, ये वाली, ये पॉइंट हो गई ना, ये चीज़ें आप देख रहे हैं, ये अगर हम इसकी बात करें तो सेकेंड ऑर्गेनेल के रूप में है। और यहाँ पे हमको पढ़ने क्या है, साइटोस्केलेटन है, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सीसोम एंड राइबोसोम्स। साइटोस्केलेटन में अगर हम बात करें तो साइटोस्केलेटन में हमको क्या मिल जाता है, माइक्रोट्यूब्यूल। भाई सेल की जो ढांचा है वो कैसी बनी हुई है कहेंगे तो इसको बोर्ड पे हम अच्छे से एक्सप्लेन कर करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पे जैसे हमारी बॉडी में हड्डियों की श्रृंखला होती है जो हमको सपोर्ट करके रखती है, वैसे ही सेल को स्केलेटन चाहिए, कंकाल चाहिए खड़ा करने के लिए। तो यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं, जैसे हमारी हड्डियाँ होती हैं वैसे सेल की ये हड्डियाँ समझ लो, ये उसको प्रोवाइड करती है एक सपोर्ट, जिससे सेल का शेप बनता है, कोई स्फेरिकल है, कोई स्क्वायर है, कोई रेडिकल, तो ये उसको शेप प्रोवाइड करते हैं। देन हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं जो सेमी सेल कहा जाता है, या इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन पढ़ना है। देन पेरोक्सीसोम एंड राइबोसोम्स जो प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए होते हैं, इनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखना है, कुछ टाइप्स भी होंगे, हम आपको डिटेल में समझाएंगे सारी चीज़ें। देन अगर हम बात करें यहाँ पे थर्ड यूनिट की, ये थर्ड यूनिट हो गई। थर्ड यूनिट में हमारी न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस भाई सेल की पूरी जान है। न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर अगर हम देख लें तो यहाँ पे पूरी सेल में जो न्यूक्लियस और जालिका बनी होती है उन्हीं को हम ये कह रहे हैं क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, जो बाद में क्रोमोसोम का भी रूप ले लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है पहली ही पॉइंट में, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स। यहाँ यूकैरियोट्स दिया है, हम प्रोकैरियोट भी आपको बताएंगे कि यूकैरियोट एक सुलझी हुई कोशिका है ये कह सकते हैं, और जो प्रोकैरियोट है ये पहले प्रिमिटिव पाई गई इसलिए उसको प्रोकैरियोट कहा गया। तो यूकैरियोट को हम अच्छे से डिफाइन करेंगे, उसके सेल के स्ट्रक्चर को देंगे, जैसा कि आप प्लांट सेल, एनिमल सेल पढ़ते चले आए हैं, वही है यूकैरियोट और कुछ भी नहीं है। हिंदी इंग्लिश में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो हम सारी चीज़ें हिंदी में ही बता रहे हैं बेटा, कि यहाँ पे जो यूकैरियोट है ये सुकेंद्र की है, जो आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में, और जो बच्चे इंग्लिश में उनको कोई दिक्कत नहीं है। देन सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, ये सेकेंड पॉइंट केमिकल स्ट्रक्चर एंड क्या है, एंड बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। यानी ये जो डीएनए आरएनए है ये कैसे इसका पूरा फॉर्मेशन हुआ है, इसका स्ट्रक्चर कैसे, इसमें कौन कौन केमिकल ऐड होते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि प्यूरिन पिरिमिडीन से बना है, ये आप आउटर जानते हैं। देन इसके बाद इसमें एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, आरएनए है तो यूरेसिल। तो इन सब की कंपोजिशन भी समझनी होगी थोड़ी थोड़ी। और वाटसन क्रिक का मॉडल तो आप लोग बचपन से जान रहे हैं, थोड़ा सा हमारे वीडियो में चले जाएंगे तो एक तो बहुत पुरानी वीडियो पड़ी हुई है, वाटसन क्रिक मॉडल देखेंगे तो थोड़ा समझ जाएंगे। देन थर्ड पॉइंट पे अगर हम आए, ये थर्ड पॉइंट है यहाँ डीएनए सुपर क्वाइलिंग,
ये जो डीएनए सुपर क्वाइलिंग है, पहले ये समझ लीजिए कि डीएनए कैसे क्वाइल करता है और क्रोमोसोम तक पहुंच जाता है, यही है डीएनए सुपर क्वाइलिंग। हमारे छोटे से सेल में इतना बड़ा डीएनए कैसे ऐड होता है, कैसे रहता है, वो जानकारी, प्लस क्रोमेटीन ऑर्गेनाइजेशन, जब ये क्रोमोसोम का रूप लेने लगता है और फाइनली ये क्या बना लेता है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ये दिख रहा है ना, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्र की पूरी संरचना। डीएनए का सुपर क्वाइलिंग मतलब ये जान लो कि सुपर मतलब आप लोग हिंदी में समझिए, जिसको बहुत अच्छे ढंग से, क्वाइल मतलब ऐंठ दिया जाए। भैया आपको हम आपके लफ्जों में समझाना चाहते हैं कि आप समझ जाए बेटा। देन क्रोमेटीन ऑर्गेनाइजेशन। क्रोमेटीन ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि कैसे बना होता है क्रोमेटीन, इसकी पूरी बनावट, जो क्रोमोसोम बनने के पहले ये क्वाइलिंग हो रहा है, तो वो जो एक धागेनुमा स्ट्रक्चर है वो क्रोमेटीन है, और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में। देन यहाँ टाइप्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए, इसको हम डिफाइन करेंगे। ये डीएनए आरएनए को जब हम डिफाइन कर लेंगे तो हमारी इसके बाद आ जाएगी यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 जो है बेटा, यहाँ पहली पॉइंट अगर हम हेडिंग से देख लें तो यहाँ सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग। सेल साइकिल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब हम साइकिल पे बैठ जाएं, बाइक पे बैठ जाएं, और ये हमारी जो टायर होती है ये एक धुरी से घूमना शुरू करती है और दोबारा वहाँ पहुँच जाती है, तो कुछ डिस्टेंस तय करते हैं कि नहीं। जब ये साइकिल की जो पहिया होती है, टायर होती है, जब हम इसको चलाएं, ये थोड़ा सा डोल जाए और दूसरी धुरी पे पहुंच जाए तो हम एक स्पीड पकड़ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, अगर ये साइकिल का पहिया हो गया, यहाँ हमारा फर्श है, ये यहाँ पे अगर हम मार्क लगा दें किसी चीज़ से, अगर इसको हम चलाएं तो ये मार्किंग यहाँ पे हमने किया हुआ है, ये जब आगे की तरफ चल के आएगा तो ये यहाँ तक पहुँचेगा ना, ये वाला मार्क जो था, यही मार्क हमारा कुछ इस ढंग से रोटेट करते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा बेटा। आगे की तरफ जब बढ़ेगा तो अभी ये यहाँ तक पहुँच गया, और ये फिर रोटेट करेगा, मान लो यहाँ पे रोटेट किया और ये फाइनली यहाँ तक वापस चला आया, यहाँ तक वापस चला आया, तो एक टाइम इसकी क्या थी, यहाँ पे थी, और यहाँ से ये गति करके एक पूरी सर्कल करके यहाँ तक चला आया। आई मीन इसने कुछ परिवर्तन किया। तो वही होती है सेल साइकिल की, यहाँ से यहाँ तक आके ये करता क्या है, ये कई चीज़ों को बनाता है, आई मीन सेल को डिवाइड करता है। बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पे हम पढ़ाएंगे। देन सेल डिवीजन, जब ये सेल साइकिल चल रही होती है ना बेटा, तो इसी में इसके बहुत सी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। जैसे हमने ये सर्कल बनाया तो उसमें आपने देखा ना कि क्या हो रहा था, तो उसी सर्कल में जब आप ये देख रहे थे कि यहाँ पे ये यहाँ पूरा सर्कल किया, ये यहाँ से रोटेट करके यहाँ तक जब आया, तो इसके बीच बहुत सी चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ होगा, इसके साथ साथ ये डिवाइड भी हुआ होगा। और ये डिवाइड हुआ तो कभी भी किसी घर में अगर डिवीजन हो जाए तो वो घर वाले एक साथ रहना पसंद नहीं करते, वो दोनों अलग अलग घर बना के रहते हैं बेटा, हमेशा याद करना। तो जब ये ऐसे बनेंगे तो इसी को कहते हैं सेल डिवीजन। ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसको हम एकदम बारीकी से समझाएंगे बेटा, बता रहे हैं। अब इस दौरान सिग्नलिंग भी होता है। सिग्नलिंग क्या होता है, अरे भाई यहाँ पे इनको अलगाव के लिए फूड डालने के लिए किसी फैमिली में कोई आया होगा, इनको बताया होगा ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, यहाँ पे आपको इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है, तो इसको बताने का मीडिएटर का काम कोई करता है, इनको कोई सिग्नल प्रोवाइड करता है कि आपको इनसे खतरा है, इनको इनसे खतरा है। तो वही चीज़ हर कार्य के लिए एक सेल को दूसरे सेल के पास या उसके ऑर्गेनेल के पास, जैसे ये हो गया सेल माता पिता अगर हो गया, ये इसके बच्चे हो गए, तो इसको रोका जाएगा कि बेटा इस घर में ये काम आप मत करो क्योंकि आपके बड़े भाई के लड़के नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे सिग्नल कोई देता है, इनको कोई इंटरेक्ट करता है, बाहरी वातावरण से कोई हो सकता है और कोई इनके पास पड़ोस का भी हो सकता है, कोई इसी में से हो सकता है, इनके घर का ही सदस्य ऐसा हो सकता है बिगड़ेल टाइप का। वही होता है सेल सिग्नलिंग, जो सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। भाई सिग्नल क्या होता है, हमारे मोबाइल में नेटवर्क है कि नहीं, हम बात कर सकते हैं या नहीं, तो वो सिग्नल हमको मिलेगा तब तो, वो चाहे जियो का हो या एयरटेल का हो। समझ में आया बेटा। तो ऐसे ही टॉपिक को इंटरेस्टिंग बना के हम पढ़ाएंगे, लेक्चर में आइएगा, बहुत मजा आएगा बेटा। तो ये तीनों टॉपिक से हमको पढ़ना क्या है, सेल डिवीजन जिसमें माइटोसिस मियोसिस होता है, सेल साइकिल जो रेगुलेशन होता है, भाई ये चक्र की तरह घूम रहा है टायर, तो इसको रेगुलेट करने वाले भी तो कोई होंगे। भाई साइकिल को खड़ी कर दो, वो अपने आप नहीं ना घूमेगा, इस पर जब हम बैठेंगे, इसको चलाएंगे, ऐसे ऐसे चलाएंगे तब तो ये चलेगा। तो रेगुलेट करने वाला, इसका रेगुलेशन कैसे होता है, फिर एपोप्टोसिस, इसमें क्रियाएं कौन कौन सी दिखलाई देती हैं डिवीजन के समय, विभाजन के समय, और कुछ गुण इसमें क्या क्या होते हैं। साइकिल चलता ही है ये हमको दिखलाई देता है ना, उसमें और भी चीज़ें होती हैं, तो वो क्या होती है उसको समझेंगे हम क्लास में।
फिर सिग्नल ट्रांसडक्शन है, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, यानी हमने बोला ना कि कुछ हमारे अंदर ही चीज़ें, हम लोगों के घर में ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भड़काते हैं, सिग्नल देते हैं कि भाई ये वाला काम मत करना, यहाँ पे खतरा है, ये ऐसे कर देंगे, वो ऐसे। और कुछ बाहर के होते हैं, तो ये सेल सरफेस रिसेप्टर। देन यहाँ पे जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर और जैक स्टैक पैथवे। यहाँ पे कौन कौन से रास्ते काम करते हैं? भैया आप दरवाज़ा खोलेंगे, किसी को आप एंट्री देंगे, बाहरी लोगों से आप ज़्यादा संपर्क रखेंगे, तब तो वो आपके बारे में सारा कुछ जानेंगे, आपको पैथ बताएंगे, आपको भड़काएंगे। इसलिए आप उस रास्ते को ही बंद कर दो, मत सुनो किसी का, सिर्फ अपने काम पे लगे रहो, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी पाएंगी। जो आपके मन में चलेगा, जो आपके घर में होगा, वही चीज़ हो सकता है। यही होता है सेल सिग्नलिंग। देन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे बेटा। अब यहाँ पे है हमारी जो 5th यूनिट, मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। हाँ, हम मानते हैं ये सिलेबस बताने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन बेटा पहली बात आपको बता दें, बंदा वही टॉप करता है जिसको अपने सिलेबस की पूरी जानकारी हो। पढ़ाई पूरी अधूरी होती है और बच्चा पास नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसको अपने सिलेबस का ही जानकारी नहीं होता, इस वजह से वो फेल होता है। बीएससी में बहुत से बच्चे फेल होते हैं, ये हम बता रहे हैं लिख के, लेकिन बहुत से बच्चे टॉप भी करते हैं, गोल्ड मेडल भी लाते हैं। हमारे वीडियो को जो देख रहा होगा, इसमें अगर हमारे पुराने बच्चे होंगे जो गोल्ड मेडल पाए हैं, तो वो आज भी खुश हो रहे होंगे कि नहीं सर वही चीज़ फिर कर रहे हैं सभी बच्चों के साथ, जो हम लोगों को जैसे सिलेबस पहले बताते थे। तो सिलेबस की बहुत बड़ी रोल आपके पूरे पढ़ाई में होती है। अगर आपने जिस दिन सिलेबस को जान लिया, आपका 50% पढ़ाई उसी दिन कंप्लीट हो जाता है बेटा, क्योंकि वो डर खत्म हो जाती है, चीज़ें आपको ईजी लगने लगती हैं। जैसे यहाँ 5th में हमको पढ़नी है मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे पहली पॉइंट है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, यानी जो आनुवंशिकता या हेरिडिटी का रोल होता है, पहला इसका हमको कॉन्सेप्ट समझना है, जिसमें मेंडल की कुछ थ्योरियाँ होंगी। मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है जब हम एक ही गुण को क्रॉस कराते हुए, यानी किसी के एक गुण को बता दें, ऐसे हम बेसिक समझा रहे हैं, एक गुण को बता दें तो मोनोहाइब्रिड। अगर दो गुणों को उसको हम बताएं तो डाईहाइब्रिड होगा, लेकिन जब उसी का दो गुणों का क्रॉस करा दें तो डाईहाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। यानी दो गुणों को जब हम एक दूसरे के साथ मिला दें तो डाईहाइब्रिड, लेकिन एक ही कैरेक्टर को जब हम किसी के मिलाएं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा। क्लियर? देन हम बात करेंगे बेटा कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंस क्या होता है, जिसको इंटर में आप लोग पढ़े होंगे, प्रबलता। प्रबलता का दावेदारी आप पढ़े हैं ना भाई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रांग होते हैं, उन्हीं की बातों को सुनी जाती हैं, आवाज़ें बुलंद होती हैं, तो वो डोमिनेंस होता है। लेकिन उस डोमिनेंस में भी कुछ ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली दिखा देते हैं कि नहीं हम ही यहाँ स्टेज पे हावी हो सकते हैं, हम बोल सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और कुछ लोग सारी चीज़ें होने के बाद भी कुछ चीज़ों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्हें इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोला जाता है। मतलब कुछ ऐसे होंगे जो पूरी अपनी संरचना, शेप, सब कुछ दिखा देंगे, वो कंप्लीट डोमिनेंस में आएंगे। जो नहीं कर पाते हैं इसी को इनकम्प्लीट आएंगे। आपके लेक्चर में, अगर हमारे लेक्चर में आप आएंगे तो देखेंगे क्या मज़ा आता है। फिर है पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी, यानी पेनिट्रेट करना। पहले तो ये जान लो ये शब्द है क्या। पेनिट्रेट मतलब होता है किसी चीज की तरफ, अंदर की तरफ धंस जाना या दिखाना। पहले एक्सप्रेसिव है, एक्सप्रेसिविटी, यानी किसी चीज को पहले तो उसको सिकोड़ना, यानी वो सिकोड़ के पेनिट्रेंस किसमें, इसके लक्षण क्या क्या धसे हुए हैं। प्लस एक्सप्रेसिविटी, यानी उसका कितना फैलाव है, उसके लक्षणों में क्या क्या चीजें हैं, हम कितने रूप से उसको दिखा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। डीएनए के पूरे कैरेक्टर को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे सिकोड़ सकते हैं, ये है पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी। बताएंगे सारी चीजें। फिर है जेनिक। ये शब्द आप लोगों को नया मिल रहा होगा, लेकिन एनसीईआरटी जो बच्चे पढ़े होंगे, अगर अच्छे से टीचर पढ़ाए होंगे तो ये सब उनको मिल गया होगा, इंटर में ही पढ़ के आए होंगे बेटा। यहाँ आपको गोल्ड मेडल लाने का पूरा चांस है, बस जुड़े रहिए। जेनिक सेक्स डिटरमिनिंग यानी डिटरमाइनिंग सिस्टम, यानी हम जीन की जो एक्स वाई और उसके अंदर जो गुण होते हैं उसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, वो सिस्टम क्या होती है वो हमको जानना जरूरी है। फिर इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, प्रकृति के द्वारा कैसे सेक्स डिटरमाइन किया जाता है कि ये इसके पास पंख है और इस कैरेक्टर के वजह से ये फीमेल है, और इसके पास ये है तो ये क्या है, मेल है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या क्या होते हैं जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं वो सारी चीज़ें। फिर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला,
भाई ड्रेसोफिला जैसे मक्खी उक्खी के बारे में हम बताएंगे, मधुमक्खी के बारे में बताएंगे, ह्यूमन के बारे में बताएंगे, तो वही चीज़ें हैं कि मेल कैसे, इसमें क्या क्या गुण होते हैं, एक्स एक्स होता है किसमें, किसमें एक्स वाई होता है, किसमें एक्स जीरो होता है, किसी में एक्स जेड होता है, तो वो कैरेक्टर क्या दर्शाते हैं। फिर सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर एंड डोजेस, डोजेस कंपेंसेशन। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि भैया डोजेस कंपेंसेशन मतलब किस चीज़ की अधिकता की वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है। पहले तो ये डोजेस कंपेंसेशन। देन सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर क्या होता है, जैसे हम एक्स से लिंक्ड कोई कैरेक्टर हमारे अंदर चला आया, कोई वाई से लिंक्ड चला आया, तो ये सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर होते हैं बेटा। क्रोमोसोमल लिंक्ड जिसको कहा जाता है, जेनेटिक लिंक्ड कहा जाता है, यही कैरेक्टर जो डिजीज को काज करते हैं, जो रानी विक्टोरिया के समय से देखा जा रहा है। चलिए, हीमोफीलिया है, एनीमिया है, बहुत सी चीज़ें बताएंगे। चलिए, देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6 यूनिट जो है एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म, जीन्स एंड इन्वायरमेंट। भाई वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट आपका एक ही वीडियो में पूरा हम क्लियर कर रहे हैं, बता दे रहे हैं, इसलिए भागिएगा मत, पूरा देख के जाइए। आप जा रहे हैं जाइए मत, मोबाइल पे अच्छे से ध्यान से देखिए, अपने घर को चीट मत करिए, फैमिली को चीट मत करिए। बीएससी में एडमिशन लिए, अच्छे से पूरे सिलेबस को समझिए। अगर ऐसे ही बॉटनी केमिस्ट्री भी समझ गए, समझ लो आपका 50% सिलेबस कंप्लीट, पढ़ाई कंप्लीट। यहाँ पे एक्सटेंशन मेंडलिज्म के बारे में अब कितना फैलाव है, क्या क्या है, वो सारी चीज़ें हमको बतानी है। जीन्स और इन्वायरमेंट को बतानी है, यानी मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल आप जानते हो कि नहीं, गुणा भाग जोड़ घटाना, यही चीज़। एलील्स क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं, एक्स को अलग रख दो, वाई को अलग रख दो, यही तो एलील्स है। अब इन्हीं को मल्टीपल करो, ये 2 ठो एक्स रखो, 2 ठो वाई रखो, 3 ठो एक्स रखो, 4 ठो, यही मल्टीपल एलील्स है। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ये क्या है सर, वो क्या है। फिर जीन इंटरेक्शन। अब इस यक्स जो क्रोमोसोम है, इसके ऊपर बहुत से बिंदु में प्रोटीन होती है, वो जब एक दूसरे से जुड़ेंगी तो बाल का काला होना, ब्राउन होना, आँख का, आपके शरीर का रंग बदलना, तो इंटरेक्ट करेंगे। वो इंटरेक्ट करके क्या लक्षण लाते हैं, वही है, सिंपल। इसमें है क्या जो कंफ्यूज होते हैं। देन नेक्स्ट है द इंटरेक्शन बिटवीन सेक्स एंड हेरिडिटी। ये ध्यान देना, जो मेल है फीमेल है इसकी बात हो रही है, और इनके जो आनुवंशिक गुण हैं उनकी इंटरेक्शन की बात हो रही है, उनके जुड़ाव की बात हो रही है। क्या आगे कैरेक्टर आएगा वो चीज़ें। तो यहाँ पे सेक्स इन्फ्लुएंस एंड सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर, यानी वो कैसे कैरेक्टर होंगे जो एक्स वाई से लेके आएंगे, उनके बारे में बात करनी होगी। देन यहाँ पे हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्मिक्स। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, यानी जो साइटो मतलब सेल होता है, प्लाज्मिक मतलब उसके अंदर जो लिक्विड होती है और उसके अंदर जो सारी ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसमें क्या इनहेरिटेंस होता है, क्या चीज़ें परिवर्तित होती रहती है, उससे मिलता जुलता चीज़ रहेगा यहाँ पे पढ़ना। फिर जेनेटिक मटेरियल इफेक्ट, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमोसोम जो होता है, उसमें जो जेनेटिक मटेरियल बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं, जहाँ पे एसेंशियल एमिनो एसिड होती है, तो उसके क्या कैरेक्टर होते हैं, वो क्या मैटरनल वहाँ पे इफेक्ट है, वो क्या दिखाना चाहता है। जेनेटिक मैटरनल इफेक्ट, उस जीन की वजह से ये पौधा बड़ा हुआ, छोटा हुआ, कोई व्यक्ति लंबा हुआ, गोरा हुआ, काला हुआ, ये सारी चीज़ें वहाँ इफेक्ट जो दिखलाई देती हो मैटरनल, सामने माता पिता में, बच्चों में, इन्हीं के बारे में है। फिर जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, फिर एंटीसिपेशन, ये चीज़ें। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग मतलब जो कैरेक्टर है माता पिता में वो छप के बच्चों में आ रहा है। फिर एंटीसिपेशन, वही गुण हमको आगे दिखलाई देगा कि नहीं दिखलाई देगा, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। नेक्स्ट पॉइंट है जीन इंटरेक्शन बिटवीन जीन्स एंड इन्वायरमेंट। हमारे जीन्स का इन्वायरमेंट से क्या इंटरेक्शन होता है, क्या इससे परिवर्तन हो सकता है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या पड़ सकता है। भैया हम यहाँ पे मौजूद हैं, इंडिया में हैं, और हम विदेश चले जाएं, वहाँ पे हमारे बच्चे पैदा होंगे, वो गोरे होंगे, स्वाभाविक सी बात है। यहाँ पे जो इंटरेक्शन था वो कैसा था, वहाँ पे कैसा हो गया। लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी बोल रहे हैं, वहाँ इंग्लिश बोलेंगे। तो बहुत सी चीज़ें जीन पे इन्वायरमेंट का इफेक्ट देता है या नहीं देता है, वो समझेंगे जीन एक्सप्रेशन में। फिर है इनहेरिटेंस एंड कंटिन्यूअस कैरेक्टरिस्टिक्स। भाई ये हमारे गुण यहाँ पे बार बार हमारे माता पिता से आ रहे थे, लेकिन यही हम विदेश में चले गए तो हमारे बच्चे में कुछ और वहाँ के गुण आने लगे। तो इन्वायरमेंट का कंटिन्यूअस कैरेक्टर पे इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा, वो चीज़ हमको जाननी जरूरी है, कि यही हमारी कंटिन्यूटी वहाँ बनी रही कि वहाँ के भी गुण इन्वायरमेंट से मिलके आ गए। ये सारी चीज़ें हमको इनहेरिटेंस ऑफ कंटिन्यूअस कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ने हैं, जो इन्वायरमेंटल जीन इंटरेक्शन के अंतर्गत आता है बेटा। ये कुछ पॉइंट नेट के हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये हमारा जो सिलेबस है, यहाँ पे हमारी यूनिट हो गई 7th।
सेवेंथ में बात करेंगे ह्यूमन क्रोमोसोम्स एंड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोम का कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैरियोटाइप है या कैसा है, वो हम सारी चीज़ें जानेंगे। ह्यूमन कैरियोटाइप ये सब सिंपल है, आप लोग बचपन से पढ़े आएंगे। फिर क्रोमोसोमल एनामिलीज, देन इसमें क्या है, स्ट्रक्चर एंड न्यूमेरिकल एबरेशंस विथ एग्जाम्पल। क्रोमोसोम का कैसे फॉर्मेशन और कितने क्रोमोसोम, एक से लेके हम लोगों के पास जो 22 क्रोमोसोम तक कैसे कैसे गुण होते हैं और 23वें में कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं। इसी को देखना होता है, स्ट्रक्चर और उसके नंबर से इसमें क्या क्या परिवर्तन है बेटा। देन है पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री जो माता पिता से रोल लेके केस में जाता है, वो वाला आप लोग रानी विक्टोरिया वाले केस में इंटर में पढ़े होंगे पेडिग्री, वो एनालिसिस। देन है पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंस है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। फिर सिंपल, पहले तो ये जान लो यहाँ डोमिनेंट और रिसेसिव है, दो ही चीज़ है। अब इस डोमिनेंट रिसेसिव में क्या क्या आपको मिलता है, एक मिलता है ऑटोसोमल, एक मिलता है एक्स लिंक, एक मिलता है वाई लिंक। वाई लिंक आपको दिया नहीं है, 3 ही होते हैं। एक ऑटोसोमल होगा यानी कि हमारे जो 22 तक होते हैं, फिर 23वें पे हमारा एक एक्स होता है, एक वाई होता है। अब इसी में क्या डोमिनेंट होगा, क्या रिसेसिव, यानी जो कैरेक्टर नहीं दिखलाई देता है एक्स का लिंक्ड होने के बाद भी, वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा। जो दिखलाई देगा वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होगा। ऑटोसोमल जो हमारे 22 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं उसके अंतर्गत आने वाली जो कैरेक्टर एकदम हावी हो जाए वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा, और जो उनके कारण दिखलाई ना दे ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। अगर जो वाई के कारण दिखलाई दे वो वाई लिंक्ड डोमिनेंट होगा, जो वाई के कारण ना दिखलाई दे रिसेसिव। बस सिंपल, इसमें है कुछ नहीं है। देन अगर हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 8 की, जो हमारी यूनिट 8 है, यहाँ इन्फेक्शस डिजीज है बेटा। इन्फेक्शस डिजीज में हमको क्या चीज़ें देखनी है, यहाँ इसके इंट्रोडक्शन पैथोजन, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है यहाँ पे, याद रखना। यहाँ इनकी इंट्रोडक्शन आपको लेनी है, जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हमको बीमारी डिजीज काज करते हैं, रोग से हमको पीड़ित कर देते हैं। तो इसमें वायरस अभी कोरोना पढ़ के निकले हैं, बैक्टीरिया बहुत सारे पढ़े हैं, फंजाई आप लोग मशरूम का सीजन है खा ही रहे हैं, उसमें जहरीला टाइप का भी बहुत सारा आता है तो उसको मत खाइएगा। देन प्रोटोजोआ, दांत में मुंह में बदबू, ये सारी चीज़ें। देन वर्म्स के बारे में आप जान रहे हैं, पेट में दर्द, ये सारी चीज़ें। तो इसके बारे में सिंपल बेसिक नॉलेज चाहिए, पहले इंट्रोडक्शन चाहिए, देन इसके बाद नीचे आइए, भागिए नहीं ना ना ना। यहाँ स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, पैथोजेंसिटी इंक्लूडिंग डिजीज काजेस सिम्टम्स, यानी इन सब के कारण होने वाली बीमारी, इनकी लाइफ साइकिल और थोड़ा सा इनका नॉलेज हमको चाहिए, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसको हम 3rd ईयर में हम पढ़ाए हुए हैं, जिसमें ट्रिपेनोसोमा हमने पढ़ाया, जियार्डिया पढ़ाया, वुचेरिया पढ़ाया। आप वहाँ पे जाके इनके थोड़े नॉलेज को ले सकते हैं और वो भी आपके लिए परफेक्ट होंगे, उसको थोड़ा सा देख लेंगे तो दी बेस्ट रहेगा। देन अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पे ये हमारी थ्योरी कंप्लीट हो गई 75 नंबर की। अब ये है बेटा हमारा प्रैक्टिकल, बहुत डरने की बात नहीं है। ये सब कुछ जो बनाया गया है ये 12th के बेस से ही बनाया गया है, आप लोग ये जान ही रहे हैं। तो यहाँ टोटल 25 नंबर का हमारा हो गया प्रैक्टिकल। 25 में आप लोग 25 का प्रैक्टिकल हो गया। अब होम एग्जामिनेशन टेस्ट 10 नंबर का। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि आप घर पे ही बैठ के कर ले और आपको 10 नंबर मिले, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें रोल नहीं होता बहुत ज़्यादा। अगर भाई मान लो किसी कॉलेज में 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं और सब के सब बच्चे, 10,000 बच्चे कॉलेज में अगर जाने लगे, तो उस कॉलेज के पास हमको बताओ कि क्या बैठाने का जगह रहेगा? बैठाने का छोड़ो, खड़ा करने का भी जगह नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग ये टेंशन ना लिया करिए, कॉलेज अगर छूट जाए, क्लास छूट जाए तो बहुत बड़ा उसका रोल नहीं होता। आप लोग टीचर से थोड़ा सा कोऑपरेशन बना के रहिए जाने के बाद, तो अच्छा रहता है। आपको सारा थ्योरी में और प्रैक्टिकल में बहुत उसका वो नहीं रहेगा, आप पढ़ाई पे जोर दीजिए, कहीं भी रहिए। देन 10 नंबर आपके ये सेमिनार टर्म्स जो फाइल वाइल कंप्लीट करते हैं। फिर पार्टिसिपेशन, परफॉर्मेंस, क्लास परफॉर्मेंस पे बहुत बड़ा रोल नहीं है, 2-3 नंबर का वही है। क्लास परफॉर्मेंस क्या करते हैं, 5 नंबर ओवरऑल मिलता है, यहाँ पे आपको 25 नंबर। तो ये रही आपकी पूरी सिलेबस की जानकारी। और ये सिर्फ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से जुड़े कॉलेज और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए है। और कॉलेजेस के बच्चे अगर चाहिए तो बताएंगे भाई क्या चाहिए, कैसे चाहिए, और हम इसका लेक्चर डालते रहेंगे। और जहाँ का सिलेबस नहीं चेंज हुआ होगा, सेम एज रहेगा, तो उनके लिए भी लेक्चर हम प्रोवाइड करेंगे अपने चैनल पे। आप सभी लोग जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करिए, और वीडियो को रोक रोक के यूनिट वाइज जैसे हमने बताया है 8 यूनिट को आप देखिए, उसको समझिए और सारा कुछ पढ़िए। हमारे लेक्चर में आएंगे, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा और जल्द ही हम कुछ नया अपडेट आपके लिए लाने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।